विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी के क्रम में मैं कालूलाल कुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और हम लोग बातचीत कर रहे थे आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है? व्हाट इज़ द पोएट्री रिटन बाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो उनका संग्रह है उसी में शामिल है और आचार्य शुक्ल ने कविता, कहानी मतलब इतिहास में तो लिखा है सब कुछ, लेकिन जो उनका निबंध संग्रह है उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और वो बड़े निबंधकार भी हैं, बड़े इतिहासकार भी हैं, बड़े आलोचक भी हैं। तो आचार्य शुक्ल के जो लेखन का जो संसार है उसके बहुत सारे आयाम हैं। तो उस लेखन के उस आयाम के सिलसिले को अगर हम समझेंगे तो वहाँ पर शुक्ल जी हमारे सामने बहुत सारे दृष्टिकोणों के साथ नज़र आते हैं। और 1929 में लिखा उनका इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का व्यवस्थित और आधारभूत इतिहास माना जाता है। हमने बहुत सारे वीडियो उस पर बनाए हैं। आप केके की डॉक्टर केके की हिंदी नाम से मेरा चैनल है, प्लीज़ आकर के देखिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी और हमेशा वीडियो पूरा देखिए आप, इतना ज़रा ध्यान रखिए आप। जल्दबाज़ी बिल्कुल मत कीजिए, इत्मीनान से देखिए और पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज़रूर मदद मिलेगी, आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। निराश मत होइए, प्लीज़ बी पॉजिटिव रहिए। जब हम ज़ीरो से शुरू करते हैं ना, तो समय लगता है और अगर हम समय देंगे, तो समय हमें निर्मित करेगा, हमारी हर चीज़ को बदलेगा, हमारे दृष्टिकोण को, हमारे आइडियाज़ को, हमारी सोच को। इसलिए अपने आप पर यकीन करते हुए, विश्वास करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा हर असंभव काम संभव होता चला जाएगा और हम सफलता के मुकाम को अर्जित करेंगे, हासिल करेंगे। मेरे सभी साथी, विद्यार्थी और हमारे जो मेरे मित्र सपोर्टर हैं, मिस्टर आज़ाद इज़ हेल्पिंग मी वेरी मच, सो आई एम थैंक्स फॉर हिम। और मेरे ओपी हैं, तमाम लोग मित्र हैं, जिन्होंने बहुत हेल्प किया है, जो मुझे लगातार पॉजिटिव रखते हैं। और हमारे शक्तावत साहब का बहुत शुक्रिया कि वो लगातार कुछ-कुछ कमेंट करते रहते हैं। तो मित्रों और साथियों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ते हैं। उस सिलसिले में भी मैं स्वागत करता हूँ और हमारा जो ये चैनल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे-धीरे गति पकड़ेगा और पूरी मेहनत के साथ में हम लोग आपके साथ आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए और इत्मीनान से देखिए और धैर्य से देखिए। चीज़ों को ऐवें ही मत लीजिए, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ऐसे होता है ना कि माँ-बाप हमें सब कुछ दे देते हैं, तो हम उसको ऐसे ही लेते हैं कि ठीक है क्या है? लेकिन जब हम खुद कमाने जाते हैं ना, तो पता चलता है छट्टी का दूध याद आता है भई, कि खुद कमाकर खुद खर्च करना क्या होता है। तो इसलिए भी आचार्य शुक्ल को और आचार्य शुक्ल की कविता को समझना बहुत ज़रूरी है कि शुक्ल जी कविता के बारे में क्या कहते हैं। और ये निबंध उनका एक कालजयी निबंध है, जो वो सारी उम्र लिखते रहे। 1909 में उन्होंने लिखना शुरू किया था, फिर 1919 में लिखा, फिर 29 में लिखा, फिर बाद में भी लिखते रहे और सारी उम्र इसको परफेक्ट बनाते रहे। तो यही सिलसिला है ना कि हम जब कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को कैसे बदलते हैं और ये बदलने का क्रम ही स्थायी है। कहते हैं ना कि परिवर्तन ही स्थायी है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना, समझना और जानना पूरी शिद्दत के साथ में बहुत ही ज़रूरी है। टॉक्सिक लोगों से, ज़हरीले लोगों से दूर रहिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका दिमाग भी खाएँगे, आपका समय भी खाएँगे, हर चीज़ खाएँगे और आपको कुछ करने नहीं देंगे। तो शुक्ल जी का जो निबंध है, हम कुछ सिलसिले और मैं आपको पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि शुक्ल जी का निबंध कितना इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या चीज़ें हैं, कविता क्या है, उसका नाम ही कविता क्या है कि कविता किसको बोलेंगे आखिर हम। मानवीय सभ्यता जब से शुरू हुई है तब से मनुष्य किसी न किसी रूप में कविता करता आ रहा है। तो उसकी परिभाषा क्या हो सकती है? मैं पढ़ रहा हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ूँगा। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता है, कहीं लड़ता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में ये व्यापार या व्यवसाय चलता है, उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम
हानि लाभ सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छुटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब मुक्त हृदय हो जाता है। शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य मुक्त हृदय कैसे होता है? हम जब क्षुद्रताओं से ऊपर उठ जाते हैं ना, स्वार्थों से कि ये तेरा है, ये मेरा है, यानी कि धन की जो लिप्सा है ना, बहुत मनुष्य को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। लेकिन धन जरूरी भी है, ये भी जरूरी है कि धन की आवश्यकता भी तो है हमें। कार्ल मार्क्स ने कहा ना कि आर्थिक असमानता ही सारी समस्याओं का कारण है। तो जब हम भौतिक जीवन की वास्तविकताओं की जब पड़ताल करते हैं, जब बात करते हैं, तो बहुत सारे सिलसिले, बहुत सारी चीजें हमारे सामने स्पष्ट होती चलती, वो भी समझने की आवश्यकता है हमें। लेकिन अब आगे शुक्ल जी कहते हैं कि कविता की परिभाषा क्या है। देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आत्मा मुक्त होती है तो कहते हैं ना कि ज्ञान मिल गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, महावीर को मिला था, रामकृष्ण परमहंस को मिला था, स्वामी विवेकानंद को मिला था। तो ज्ञान दशा मतलब आत्मा का मुक्त हो जाना, और रस दशा क्या है? हृदय का मुक्त हो जाना, हृदय का। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और आगे शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए, यानी कि हृदय को मुक्त कैसे किया जाए। मनुष्य की जो वाणी, नहीं, जो कवि है, जो भी मनुष्य है, जो जो उसकी वाणी है, जो शब्द का विधान करती है, क्या करती है? वो भी एक विधान है। जैसे हमारा संविधान है, जैसे हर बहुत सारे विधान होते हैं ना, किसी भी काम को करने का। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, नियम कानून क्या होता है, एक नियमावली होती है। तो ये भी शब्द का एक विधान है कि शब्दों के माध्यम से कवि एक ऐसा विधान करता है, एक ऐसी सृष्टि करता है कि जो हमारे हृदय को मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम फिल्म देख रहे हैं और देखते देखते खुद ही रो रहे हैं, देखते देखते खुद ही हंस रहे हैं और अपने आप को भूल चुके हैं। ये क्या है? शब्द विधान ही तो है। वो दृश्य विधान कह सकते हैं आप, लेकिन शब्दों के माध्यम से ही तो किया हुआ विधान है वो। पहले नाटक नाटक तभी भी होते, पहले नाटक होते थे, फिल्म नहीं थी तब। तो फिर अब लोग ऐसे ही देख कर रोने लग जाते थे दृश्य को। तो भाव क्या है, वो अनुभूति क्या है? वही तो हृदय की मुक्त अवस्था है, और शब्द विधान की भूमिका यही है। और उसी को शुक्ल जी कहते हैं कि यही तो कविता है। और इस साधना को हम क्या कहते हैं? भाव योग कहते हैं। और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। कर्म योग अलग होता है, ज्ञान योग मैंने कहा ना, वो रस दशा वाला होता है, जो हृदय की मुक्त, आत्मा की मुक्त अवस्था है। और कर्म के माध्यम से कर्म करने वाले कर्म योग होता है। कर्म करना, कर्म को मिलाना, भौतिक सुख सुविधाओं को जोड़ना। ठीक है। तो शुक्ल जी के अनुसार ये कविता है, और बहुत ही सिंपल परिभाषा दी उन्होंने, कोई बहुत ही कठिन परिभाषा नहीं दी कि आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा ना कि हम पहले पढ़ते थे ना कि पुस्तक की परिभाषा लिखो, लैपटॉप की परिभाषा लिखो, पानी की बोतल की परिभाषा लिखो। अच्छा, स्कूल की परिभाषा लिखी, स्कूल क्या होता है, टीचर की परिभाषा लिखी, है ना। तो ये उस तरह की परिभाषा नहीं है। जीवन के व्यापक जो अनुभव है, या जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, उनको कवि किस दृष्टिकोण से समझ रहा है, उसके बारे में क्या कह रहा है। और मैंने कहा ना कि शुक्ल जी इसको लगातार परिमार्जित करते रहे हैं, इसको बार बार लिखते रहे हैं। जहाँ कुछ लुक फॉल्स था, शब्द विधान को लगातार श्रेष्ठ करते रहे। शब्द विधान है, इसलिए शुक्ल जी, मैंने कहा ना कि ये शब्द का विधान है, इसलिए वो अपने विधान को लगातार बेहतर करने की अवस्था में लगे रहे सारी उम्र। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले आती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर मनुष्य पहुंचे हुए मनुष्य को न कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वो अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है।
जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यापार और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुप्त और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और स्थूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय का आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ सकती है। क्या कहा कि इन सारी चीजों को उस काव्यात्मक दृष्टि में बदलना पड़ता है ना, और उसके लिए आपके अंदर करुणा होनी बहुत जरूरी है। कवि हमेशा करुणावान होता है, कवि हर कोई नहीं हो सकता है। तो उस करुणा के तमाम भावों के बारे में कवि इसलिए कह रहा है। फिर वन पर्वत नदी नाले निर्झर कछार पट पर चट्टान वृक्ष लता झाड़ी फूस शाखा पशु पक्षी आकाश मेघ नक्षत्र समुद्र इत्यादि ऐसे ही चीर सहचर रूप हैं। खेत ढूरी हल झोंपड़े चौपाई इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं है। इसी प्रकार पानी का बहना सूखे पत्तों का झड़ना बिजली का चमकना घटा का गिरना नदी का उमड़ना मेह का बरसना कोहरे का छाना डर से भागना लोभ से लपकना छीनना झपटना नदी या दलदल से बाँह पकड़कर निकालना हाथ से खिलाना आग में झोंकना गला काटना ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने गोदाम स्टेशन इंजन हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना सर्वस्व हरण के जाली दस्तावेज बनाना माटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि मतलब जो प्रकृति के अपने सहज व्यापार हैं उनकी बात अलग है, और मनुष्य ने जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम चीजें बनाई हैं, जो अनुभूतियां अर्जित की है, उनकी बात एकदम अलग है। और दोनों के बीच का जो अंतर विरोध है अंतर भाव है उसको शुक्ल जी समझे कि अपने तरीके से समझा रहे हैं। और वो कहीं न कहीं मनुष्य की जो करुणा है, जो मनुष्य की जो संवेदनशीलता है या उसकी जो संवेदनशीलता के जो आयाम है उनके माध्यम से वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? तो ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए और इसका महत्व भी इसलिए कि किस प्रकार से हम इसके महत्व को इसकी महत्व की जो वास्तविकता हकीकत है उसको कैसे समझ रहे हैं। तो प्रकृति के जो बहुत प्राचीन व्यापार है, जब से प्रकृति थी मनुष्य तो बाद में आया, लेकिन मनुष्य ने फिर बाद में डेवलपमेंट किया और तमाम तरह की मशीनें बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई और किस प्रकार से उन सारी चीज़ों ने मनुष्य के काम को आसान करना शुरू किया। तो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से उसकी आत्मा को दूषित करने का भी तो काम किया है ना? तो उन दोनों अनुभूतियों में क्या अंतर है, उस अंतर को भी शुक्ल जी कहीं न कहीं यहाँ दर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए, आप पूरा शांति से देखिए, इत्मीनान से देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। और मैंने कहा ना हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, डॉक्टर के की हिंदी के नाम से प्लीज़ सर्च कीजिए आप, ठीक है? और कविता क्या है, निबंध बहुत लंबा निबंध है, हम आगे भी बात करते रहेंगे इस पर। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको उदास, निराश नहीं करेंगे, बल्कि उत्तरोत्तर अच्छी चीज़ें और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक?